नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। लेकिन अब से डीडी न्यूज पर जब रात के 10 बजेंगे तो 10 बजे दमदार 10 होगा। जी हां, 10 बजे दमदार 10 होगा, क्योंकि रात 10 बजे आप डीडी न्यूज पर अपने पसंदीदा टेलीविजन शो, अपने पसंदीदा डिबेट प्रोग्राम दो टूक को देख सकेंगे। क्योंकि दो टूक का समय बदल गया है। रात 9 बजे नहीं, अब से दो टूक रात 9 बजे से 10 बजे तक टेलीकास्ट होगा। इसलिए ये टाइम नोट कर लीजिए। और आपको ये भी याद दिला दूं, समय बदला है पर दो टूक के तेवर वही हैं। जिस तरह से हम लगातार फेक एजेंडा, फेक न्यूज के खिलाफ और तमाम इन झूठ के खिलाफ हम लगातार मुहिम चलाते हैं, वो दो टूक में हम एक बार फिर से उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आज दो टूक में जो बात होगी वो दिल्ली से लेकर पटना तक सिमटी है। लेकिन बात ये दिल्ली से लेकर पटना तक की नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है कि चुनाव आयोग देश का जो है वो दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी, सत्ताधारी पार्टी और सरकार की जेब में बैठा है, सरकार की गोदी में बैठा है। लगातार जो संवैधानिक संस्था, जो लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं, वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अगर आप लोगों को कन्विंस ना कर सको तो लोगों को कंफ्यूज कर दो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को, आम लोगों को, मतदाताओं को कंफ्यूज करने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि दरअसल चुनाव आयोग जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। अब बिहार में देखिए, जिस तरह से वोटर पुनरीक्षण का काम, एसआईआर का काम शुरू हुआ, उसके विरोध में दिल्ली से लेकर के पटना तक पूरे बिहार में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही और उधर जो है बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि दरअसल अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ, चुनाव आयोग ऐसे ही करता रहा, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दो टूक में आज ये विषय उठाना जरूरी है, चुनाव बहिष्कार की जो धमकी है। क्योंकि आज तक चुनाव बहिष्कार कौन करता रहा है? चुनाव बहिष्कार नक्सली करते हैं, अलगाववादी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे और आतंकवादी जो हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव बहिष्कार की जो है धमकियां देते थे, चुनाव बहिष्कार करते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में, भारत के आज तक के चुनावी इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। जो बड़ी पार्टियां हैं, जो घोषित रूप से ऐसी पार्टियां हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, उन्होंने किसी ने भी चुनाव बहिष्कार की धमकी वाली बात नहीं की। आज दो टूक में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ साथ बात राहुल गांधी की भी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज कई चीजों का जवाब एक बार फिर दिया। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उस जवाब में आयोग को धमकी दी। ये कहा कि आप लोग बचेंगे नहीं। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है। लेकिन पहले जरा देख लेते हैं इस खबर की रफ्तार क्या है, खबर की धार क्या है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, तो क्या इसके पीछे बांग्लादेशी मॉडल का टूल किट तो नहीं है? ये बड़ी बात है। क्या बांग्लादेशी मॉडल का टूल किट? तो ये हम देखेंगे खबरधार में। दमदार 10 है, दो टूक आप देख रहे हैं और इस खबर की धार को समझते हैं। एसआईआर के विरोध में तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग को धमकाया है। उधर पटना में वो चुनाव बहिष्कार की, यहां पर आयोग को धमकी। अब तक नक्सली, अलगाववादी और आतंकी चुनाव बहिष्कार करते रहे हैं, क्योंकि उनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं। क्या चुनाव बहिष्कार की धमकी बांग्लादेशी मॉडल वाली टूल किट का हिस्सा है? यह जानना समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में 2023-24 में विपक्ष ने हार के डर से चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। उनको लगा हार रहे हैं तो उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना चुनाव जीत गई इस बहिष्कार के बाद, और विपक्ष ने तब अराजकता फैलाई, ये कहा कि चुनाव गड़बड़ है और अराजकता फैलाई। बांग्लादेश में हिंसा, अराजकता और तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और उसके बाद भारत में विपक्षी नेता कई बार ये दोहरा चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा होगा। आज भी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक टेलीविजन डिबेट में यह कहा कि भारत बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है। और दिल्ली में चुनाव आयोग ने, जैसे मैंने बताया कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक तरह से सीधे सीधे धमकी दी है। दो टूक में आज इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि दिल्ली में किस तरह से संसद के बाहर नारे लग रहे थे और पटना में क्या कुछ हो रहा था। वैसे हम अक्सर बात करते हैं, हम कहते हैं संसद से लेकर सड़क तक, लेकिन अब संसद में जो हो रहा है, संसद और सड़क में ज्यादा अंतर नहीं बचा है। ये सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे।
व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। तो उनके बयान से दो ही तर्क निकलता है। पहला तर्क ये है कि या तो वो समझ गए हैं कि अगला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है तो पहले ही मैदान छोड़ दो, और या तो कोई बड़ा राजनीति करना चाह रहे हैं, तो इसलिए रोज का रोना गाना, मतदाता सूची से नाम निकाल देना, ये सब तो ये राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों का बिहार में बड़े हार का इशारा दे रहा है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज़ के रोज़ वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। तो देखा आपने किस तरह की बयानबाजी चल रही है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एसआईआर पर बड़ा टकरार और तेजस्वी ने कहा करेंगे चुनाव का बहिष्कार। इन सब में कितना दम है और किस तरह से पूरी राजनीति चल रही है, इसी बात दो टूक में चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान जुड़ चुके हैं, चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ दूसरी मेहमान राधिका खेड़ा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। मेरे साथ डॉक्टर श्याम कुमार जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर श्याम कुमार। और मेरे साथ प्रणय कुमार जी जुड़े हैं, वो जो हैं लेखक हैं और साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं सबसे पहले, इससे पहले मैं दो मिनट का समय राधिका खेड़ा और तहसीन पूनावाला को दूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर श्याम कुमार आपसे बड़ा संक्षेप में जानना चाहता हूँ, ये जो चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है, कितनी गंभीर है ये जो बात जो है, और कितना क्या आप लोग इसमें किस हद तक जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, किस हद तक आपकी तैयारी है चुनाव बहिष्कार की? आवाज दीजिए डॉक्टर श्याम कुमार की। जी मेरी आवाज है? जी आप बोलिए। सर, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव साहब ने इस मामले पर अपनी सारी बात रखी है। हम लोग के लिए जनता हमारी मालिक है, माननीय बिहार की जनता। उनसे संवाद होके गठबंधन साथियों पर ये अभी विमर्श का बड़ा विषय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इस बात को लेके जो हमारी लड़ाई माननीय अदालत में भी है, हम सड़कों पर भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब जो सुनवाई, जब जो सभा, लोकतंत्र में जो मंदिर क्या होता है, संसद होता है, विधानसभा होता है, वहां पे बहस होती है, सवाल जवाब होता है। जो सत्ता में होता है उसे सवाल जवाब होता है। एक किस दौर में हम जी रहे हैं कि जब सत्ता से सवाल होता है तो चर्चा नहीं करना चाहता है। तो जब हर जगह हमारी आवाज को, गला को घोटा जाएगा तो लोकतंत्र में अपने रास्ते में हमारे नेता ने कहा है कि जब नहीं हो तो इन्हीं को एक्सटेंशन दे दीजिए। क्यों चुनाव आप करवा रहे हैं? नहीं तो आप नहीं, मैंने आपसे पूछा डॉक्टर श्याम किशोर, क्या वास्तव में गंभीरता से आप इस ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं? आप ये तो राजनीतिक आरोप है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, ये होता है वो होता है। विधानसभा में भी बोल रहे हैं आप, संसद में भी जो आपकी आवाज़ है, हम लोग खुद टेलीविज़न चैनल वाले आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंचाई जाती, सुनी नहीं जाती। वो आपकी मर्जी है, वो आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कितनी गंभीरता से आप इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं? नहीं, इस विषय पर जो है तो अभी हमारे गठबंधन साथियों से बात होगा और कोई अंतिम ही विकल्प होगा ना सर। जब लोकतंत्र में कहीं से जब न्याय नहीं मिलेगा, हमें बड़ी उम्मीद है
माननीय अदालत से, हमें अरे न्याय वहां से सर, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। आप अपने अंतिम विकल्प, अपना अंतिम पत्ता कहते हैं, अंतिम पत्ता जो अंत में खेला जाता है। मैं आपको बता देता हूं, मैं अब आता हूं राधिका खेड़ा जी और तहसीन पूनावाला की तरफ। देखिए हुआ क्या, आज राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये जो बहिष्कार की बात है, राहुल गांधी ने उस पर जवाब नहीं दिया। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आरजेडी ऐसा करेगी या विपक्षी गठबंधन करेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना भी होगा। और दूसरा, क्या फिर से सवाल उठाऊंगा कि क्या ये बांग्लादेशी मॉडल पर एक तरह के टूल किट है कि चुनाव का बहिष्कार। लेकिन अभी तक जो है, जो संकेत मिल रहे हैं, जैसा श्याम जी ने भी कहा, इस बात के संकेत नहीं मिल रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को आगे बढ़ाया नहीं है। वो जरूर धमकी दे रहे हैं चुनाव आयोग को, लेकिन उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया नहीं है। चलिए अब मैं तहसीन पूनावाला और राधिका खेड़ा के पास आता हूं। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला, सीधे आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो शिगुफा छोड़ा गया चुनाव बहिष्कार, वो कह रहे हैं अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं, अभी सारी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, प्रक्रिया चल रही है। क्या कहेंगे आप? और राहुल गांधी ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या ये एक तरह का जुवेनाइल जो है, एक तरह का विकल्प है? क्योंकि फिर से कह रहा हूं, अलगाववादियों, आतंकवादियों और नक्सलियों के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से चुनाव बहिष्कार नहीं किया। जरा समय दीजिएगा 2 मिनट का तहसीन पूनावाला जी को। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपको, सभी दर्शकों को और सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। 2 या 3 चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, फिर मैं माननीय तेजस्वी यादव जी की बात पर आऊँगा। देखिए, एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया ये हो रही है। सवाल इस प्रक्रिया को किस तरह से माननीय इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस पर उठ रहे हैं, और इसका जवाब भाजपा ने इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। और अब तक जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, मेरे हिसाब से वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। आज भी कुछ प्रेस रिलीजेस के इलेक्शन कमीशन ने, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। अब लगभग करीबन 40 लाख से 50 लाख लोग इन्होंने कहा डिलीट हो गए। इसमें से इलेक्शन कमीशन एक चीज़ कहता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे मुल्क में वो घुसपैठिए, वो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से आए। अगर 2003 के बाद 2025 में ये लोग हमारे देश के अंदर है, इन्होंने इतने इलेक्शंस में वोट किया और लगातार नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर है और वोट कर रहे, ये सबसे बड़ी इस देश की, इस सरकार की असफलता है। दूसरी चीज़, मान लेते फॉरेनर्स थे, वोटर लिस्ट पे थे और वो वोट कर रहे थे, तो आप अशोक जी और राधिका जी मुझे बता दें कितने लोगों को अरेस्ट किया? क्योंकि ना सिर्फ ये एक ऑफेंस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये देश के खिलाफ एक ऑफेंस है। कितने लोगों को अरेस्ट किया? 0 लोगों को अरेस्ट किया। तो अगर फॉरेनर्स इलीगली हमारे देश में वोट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट अब तक क्यों नहीं किया, डिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उठेंगे। तीसरी चीज़, इन्होंने कहा कि कुछ 20 लाख लोग मर गए, लेकिन जो BLA और BLO है, वो अभी जो RJD, कांग्रेस, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स थे, वो कह रहे लेकिन हमसे कोई कागज़ और दस्तावेज इसका लिया ही नहीं है। ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली? क्या इसको इन्होंने वेरीफाई किया? मैं राधिका जी से एक चैलेंज करना चाहता हूँ, BJP से एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि जो अब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस होगी, जिन लोगों को इन्होंने बार किया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट, वो तो कोर्ट जाएगी, वो बताएगी कि वो इस देश का हिस्सा है, वो उनको वोट करने का अधिकार है। लेकिन क्या भाजपा साबित कर सकती है? यहाँ पर दूरदर्शन पे 10 लोगों को ऐसे ला सकती है जो फॉरेनर्स थे, जिन्होंने वोट किया, और अगर ये हुआ है तो क्या जो आज तक के 20 साल से सरकार चल रही है इलेजिटिमेट है या नहीं है? ये सवाल भाजपा से उठना चाहिए। क्या आज तक के चुनाव पे हम प्रश्न उठा रहे, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठा रहे, और जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो ऐसे जवाब देते जैसे कि विपक्ष कोई उनका दुश्मन है और पड़ोसी देश से बात कर रहे हैं। तहसीन जी, आपने जो चैलेंज किया, राधिका जी उसका जवाब दें, उससे पहले मैं 1-2 बात कहता हूं, क्योंकि आपने जो बात की उसमें मुझे लगता है, एक, भारत में घुसपैठिए वोट कर रहे हैं, इसके प्रमाण आप तो महाराष्ट्र से हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे। पुणे में 21 ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए जो भारत में, महाराष्ट्र में चुनाव करते रहे थे। मुंबई के अंदर 4 ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए जिन्होंने भारत में वोट किया। इसके अलावा असम में ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए, बिहार में भी बहुत जल्दी पकड़े जा सकते हैं। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने घुसपैठियों पर ज्यादा जोर नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने बाकायदा 12 जून को एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी जी को कहा था कि आइए डिस्कस कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। वो नहीं आया जवाब। वो क्या करते हैं जवाब में? वो धमकी देते हैं कि तुमको देख लेंगे। अब ये कौन सा अंदाज है जब वो कहते हैं आइए बात कीजिए, आप बात करने के बाद धमकी देते हैं। एक और बात, आपने कहा घुसपैठी आए कैसे, बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी को घेरना चाहिए। लेकिन सर, जब श्री प्रकाश जायसवाल
यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने संसद में कहा था 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। और सवाल यह है कि घुसपैठियों के वोट से कौन जीत रहा है। तो ये आपने कहा कि क्या नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी घुसपैठियों के वोट से जीतते रहे, तो सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि शायद वो लोग घुसपैठियों के वोट से जीतते रहे हैं जो 99 सीटें आने के बाद अपने वॉर रूम में ऐसे हाथ हिला के जीत का जश्न मनाते पहुंचते हैं और फिर विपक्ष के नेता बन जाते हैं। तो वो भी 99 सीटें घुसपैठियों के कारण आ सकती हैं, ये भी तो सवाल है। किसने घुसपैठियों को वोट दिया, अब इसका हमारे पास कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, बहरहाल आपने जो चुनौतियाँ दी उसका जवाब राधिका खेड़ा जी देंगी। राधिका जी, ये कह रहे हैं, तहसीन जी कह रहे हैं, भाई ये पूरी प्रक्रिया ठीक नहीं है, और आप बताइए कि इस तरह से लोग जाएंगे और कहेंगे कि हमारा वोट कट गया। ये लोकतंत्र में इस तरह से नहीं चलता ना। आप एक एक वोट जो है उसको यह हक है, किसी भी एक नागरिक को हक है कि वो अपना वोट डाले, और आप किसी का वोट छीन ले, ये आपको अधिकार किसने दिया? कौन किसका वोट छीन रहा है? कोई किसी का वोट नहीं छीन रहा है। और चुनाव आयोग को, अशोक जी, धमकी देना, चुनाव का बहिष्कार करना और जनता के फैसले से भागना, ये सब क्या लोकतंत्र की निशानी है या हार से घबराए हुए परिवारवाद की बौखलाहट है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार जैसा आपने बताया बांग्लादेश जैसे देशों में होता है, जहां या तो तानाशाही होती है या आतंकी राजनीति होती है। 1996 और 2024 दोनों समय बांग्लादेश में चुनाव नहीं हुए। विपक्ष ने बहिष्कार किया और जनता ने लोकतंत्र का जनाजा देख लिया था। अब भारत बांग्लादेश तो है नहीं, यहाँ पे संविधान चलता है और खून की विरासत बिल्कुल नहीं चलती, और ना ही यहाँ चुनाव आयोग किसी खानदान के इशारे पर झुकता है। वो अलग बात है कि जब नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर थे तो ऐसा कुछ पपेट डांस हमने होते देखा था। अब तथ्यों पे आते हैं। बिहार में 7.9 करोड़ मतदाता में से करीबन 95.92% यानी 7.7 करोड़ लोगों ने SIR का फॉर्म भर दिया है, जिनमें से 4% लोगों के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। उनमें भी लाखों कईयों से संपर्क किया जा रहा है और घर घर जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो सवाल ये उठता है, जब जनता को कोई समस्या नहीं है, बिहार की 96% ऑलमोस्ट जनता है जिसने फॉर्म भर दिया है, उनको समस्या नहीं है, तो तेजस्वी और राहुल को मिर्ची क्यों लग रही है? अब वो इसलिए लग रही है, सवाल ये भी राइज है, जो 52.3 लाख वोटर सामने आए हैं जो जिनमें गड़बड़ी है, उसमें 18 लाख तो देखिए मृत पाए जा चुके हैं, 26 लाख शिफ्ट हो चुके हैं, 7 लाख के नाम 2-2 जगह है और 11,000 जिनका अता पता नहीं है। अब इनके जो चुनावी सैनिक है, ये भी देखिए ना, राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 27 लाख वोट मिले थे, और कितने नाम हट रहे हैं? करीबन 50 लाख। 2000 अभी जब लोकसभा हुई तब इनको सिर्फ 33 लाख मिले। एक बार भी ये इतने वोट भी नहीं ला पाए जितने नाम हट रहे। तो सबसे ज्यादा वोट बैंक पे असर अगर किन लोगों के पड़ने वाला है, इन लोगों के, तो इनको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब ये भी वोट इनको नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये लोग इन्हीं तरीके की, आपने याद है ना झारखंड के चुनाव में इन्हीं के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और वो विधायक भी हैं शायद जम्मू कश्मीर से। उन्होंने क्या कहा था कि झारखंड में जो लोग जो आए हुए हैं रोहिंग्या भी, जो हमें वोट देंगे उनको भी 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। ओके राधिका जी, ओके राधिका जी, आपके 2 मिनट अभी पूरे, मैं आपको और मौका दूंगा। तहसीन जी भी आपकी बात का रिबटल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तहसीन जी 1 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है ब्रिटेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम के महाराज चार्ल्स तृतीय से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर हमारे पास आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ब्रिटेन के दौरे पर हैं, उन्होंने वहाँ यूनाइटेड किंगडम के महाराज चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। महाराजा जो है चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की है, ये उस वक्त की तस्वीर है। किंगडम के महाराजा चार्ल्स तृतीय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर, अब से कुछ देर बाद जो है ये जो जानकारी है वो ये है कि वो कुछ देर बाद वहाँ से रवाना होने वाले हैं, मालदीव जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा में, जो ब्रिटेन की जो यात्रा है, इसमें दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड को लेकर बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा, और जैसा मैंने कहा कि 2 दिन का ये दौरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंचे हैं और वहाँ पर जो है
उनकी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतवंशियों ने वहाँ एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत किया। अब प्रधानमंत्री मालदीव के दौरे पर जाएंगे, वो भी एक बहुत अहम, प्रधानमंत्री का जो मालदीव दौरा है वो भी एक बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान किंग चार्ल्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा भेंट किया है। वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम के तहत लगाएंगे। तस्वीर में वो पौधा भी आपको दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जहाँ भी दुनिया में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम जो उनकी योजना है, जो पहल है, उसको वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक ऐसी पहल है जिसकी दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। भारत में भी सब जगह लोग इस पहल को जो है वो इस पहल को हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, कुछ देर बाद वहाँ से रवाना होंगे और मालदीव जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक दो टूक में ले रहे हैं। दो टूक में चर्चा जारी है कि जो SIR है, SIR पर बड़ी टकरार और जो है तेजस्वी यादव ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, इसको लेकर चर्चा जारी। और साथ साथ राहुल गांधी ने जिस तरह से आज चुनाव आयोग को सीधे सीधे धमकी दिया। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस ब्रेक के बाद जरा फैक्ट चेक करेंगे क्योंकि सारा विवाद जो है SIR को लेकर हो रहा है और ये कहा जा रहा है SIR की प्रक्रिया जो है वो ठीक नहीं है, उसमें गड़बड़ियां हैं, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप जो हैं बिहार विधानसभा में भी और दिल्ली में अगर कहें तो संसद में भी ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका फैक्ट चेक तो करना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपको फैक्ट परफेक्ट में बताएंगे कि जो SIR की प्रक्रिया, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने लाजमी है, आप तय कीजिएगा। मेरा काम आपको फैक्ट पहुंचाना है। इस ब्रेक के बाद दम आलू कैसे बनाए और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर पर विवाद चल रहा है। विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी सरकार बल्कि वो चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर ये सब मामले इसी तरह से चलते रहें तो हम बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर पर बड़ा तकरार, क्या तेजस्वी करेंगे चुनाव का बहिष्कार, और राहुल गांधी ने जो धमकी दी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो है 3 मेहमानों को मौका दिया। इससे पहले मेहमानों के पास आऊं, जैसे मैंने कहा था कि जिस तरह के आरोप एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर लग रहे हैं उसको लेकर कुछ फैक्ट चेक होना चाहिए, और इसलिए मैं फैक्ट परफेक्ट में आपको दिखाता हूं कि इसको लेकर जो कहा जा रहा है और जो कुछ जमीन पर है उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए आज इसको समझ लेते हैं। जरा दिखाइए फैक्ट परफेक्ट। अब आपको ये बता दें कि बिहार में 24 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1 महीने का समय था और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष ने तब हल्ला किया था कि 7.9 करोड़ वोटर तक पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे। चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्या है, चुनाव हमारे सामने है। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी यह प्रक्रिया जारी है और करीब 98% वोटरों तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। 98% तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। 91.3% मतदाताओं की जो जानकारी है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा चुका है। सोचिए कितनी तेजी से काम हो रहा है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल जो एजेंट्स हैं वो भी शामिल है, पहले दिन से शामिल हैं। बूथ लेवल एजेंट्स, बीएलए यानी पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं चुनाव आयोग के साथ। और इस प्रक्रिया में आरजेडी, कांग्रेस और विपक्ष के कुल मिलाकर 56,000 बीएलए, 56,000 बूथ लेवल एजेंट शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली से पटना तक राहुल, तेजस्वी यादव एसआईआर पर हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया गड़बड़ है। लेकिन इन पार्टियों के एक भी 56,000 में से एक भी बूथ लेवल जो एजेंट है उसने एसआईआर की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी है। पर इन पार्टियों एक भी शिकायत नहीं दी है। इस बीच आयोग ने यह भी कहा कि लिस्ट में 21 लाख से ज्यादा मृतक लोगों के नाम हटाए गए हैं। अब जब 21 लाख से ज्यादा मृतक लोगों के नाम थे तो क्या इन मृतक लोगों के नाम पर किसी को फर्जी वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं और ये फैक्ट चेक है। मैं इसके साथ साथ एक बात और बता दूं। फैक्ट परफेक्ट में मैंने आपको ये बताया, आपको एक खबर और दिखा देता हूं। वो कुछ समय पहले की खबर ये है, ये जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको तो शामिल किया ही गया है। एक खबर मेरे हाथ में, और ये भी आपको बता दूं, इन बूथ लेवल एजेंट्स को बाकायदा चुनाव आयोग ने इनमें से कई बूथ लेवल एजेंट्स को, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स को दिल्ली बुलाकर इनको ट्रेनिंग भी दी है कि कैसे कैसे चुनाव की पारदर्शिता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट में जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उन्होंने चुनाव आयोग की ट्रेनिंग पर खुशी जताई और कहा है कि ये वास्तव में बहुत अच्छी पहल है। सवाल यह है कि आपके एजेंट्स कुछ नहीं बोलते, आपके एजेंट्स कहते हैं कि प्रक्रिया ठीक है, लेकिन दिल्ली में, पटना में आप राजनीतिक हंगामा करते हैं। चलिए इसी में चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तहसीन पूनावाला, राधिका खेड़ा, डॉक्टर श्याम कुमार और प्रणय कुमार। लेकिन मैं इससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं, आप तहसीन जी, मैं आपके पास आऊं, एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी छोटी सी दिखा देता हूं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पटना से कुछ किलोमीटर दूर पर एक पंचायत है और वो दलित बस्ती है, उस दलित बस्ती में जाकर ये फैक्ट चेक भी किया कि क्या लोगों तक बीएलए पहुंच भी रहे हैं। सुनिए वहां क्या कहा लोगों ने, उसके बाद मैं आता हूं। आए थे वो लोग? जी आए थे। क्या 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 वो लोग आके लिखे हैं वोटर लिस्ट वाला, लिख के ले गए हैं, सब सही था। जो विपक्ष कह रहा है कि भाई धांधली हुआ है, गया ही नहीं बीएलओ। नहीं, हम लोग के तो गांव में हर घर में बीएलओ अपना वो जो पेपर लेके आए हैं और मतदाता सूची से सत्यापन किए हैं। जिसका फोटो वोटो वगैरह गलत था या कहीं कुछ गलत था उसमें सब सुधार किए हैं। ये जो कह रहा है कि गया ही नहीं कोई? जी नहीं, आए हैं, झूठ काहे बोलेंगे कि नहीं आए हैं, घर घर आए हैं। अच्छा तरह से लिख के, वोटर आई कार्ड देख के, आधार कार्ड देख के लिख के ले गए हैं। बीएलओ आए थे आपके पास? हाँ आए हैं। क्या बोले आकर के? मांगे आधार कार्ड सब दिए, ले गए लिख के। आपके पास भी आए थे? तो हाँ, तो सब हमारे आदमी, सब हम ही लोग हैं यहाँ पर। अबे किया है हमारा सामने, यहाँ पर बैठ के सबके लिखे हैं, आधार कार्ड जोड़े हैं, तो डेट कर गया उसका छांटे हैं भी।
कुछ आंकड़े दिखाए, बीएलए की बात करी, और दूसरी तरफ मैंने आपको यह भी दिखा दिया जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं। इसके बाद सवाल बनते हैं, लेकिन मैं सवाल पर आऊं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और भारत के लोगों के लिए एक बहुत सुखद खबर है। भारत की कोनेरू हम्पी जॉर्जिया के बटूमी में FIDE महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में हमवतन दिव्या देशमुख से भिड़ेंगी, यानी फाइनल भारत की 2 महिलाओं के बीच होगा। FIDE महिला शतरंज विश्व कप फाइनल में भारत की कोनेरू हम्पी हमवतन दिव्या देशमुख से भिड़ेंगी। तो फाइनल में, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फाइनल में भारत की 2 महिला शतरंज की खिलाड़ी पहुंची हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और भारत के लोगों के लिए सुकून देने वाली खबर है। तो कोनेरू हम्पी हमवतन दिव्या देशमुख से भिड़ेगी। सुचित्रा हमारे साथ जुड़ी है जल्दी से इस बड़ी खबर पर। सुचित्रा, ये भारत के लिए और खास करके भारत की महिलाओं के लिए और शतरंज के, अगर बिसात पे बात करें शतरंज के खेल में, भारत के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर, सुखद खबर। मुझे याद नहीं आता कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की 2 महिलाएं जो हैं फाइनल में खेली हों। जी बिल्कुल अशोक, एक बहुत बड़ी खबर। और भारतीय शतरंज, हमने पिछले समय में देखा है जिस तरह से बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं भारत के शतरंज खिलाड़ियों ने, और उम्र को भी मात दी है। पहले जो शतरंज है वो माना जाता था कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप जाकर उसमें महारत हासिल करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि दिव्या देशमुख, उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में इतिहास रचा, और ये उम्मीद लगाई ही जा रही थी कि एक ऑल इंडियन फाइनल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वही हुआ है। अब भारत की जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, उन्होंने भी सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है, और दोनों ही खिलाड़ियों ने, दिव्या देशमुख ने भी, कोनेरू हम्पी ने भी, दोनों ने ही जो चीन की खिलाड़ियों को शिकस्त दी है सेमीफाइनल में, और अब ऑल इंडियन फाइनल हमें देखने को मिलेगा। और ये जो प्रतियोगिता है ऐतिहासिक रही है भारत के लिए, क्योंकि भारत की 4 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। ये पहला मौका था जब किसी भी देश की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, यानी कि भारत ऐसा पहला देश बना जिसकी 4 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उसके बाद जब कोनेरू हम्पी सेमीफाइनल में पहुंची तो वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी इसके प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। फिर दिव्या देशमुख ने फाइनल में जगह बनाई, तो वो एक नई उपलब्धि रही कि किसी भारतीय ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा। हम्पी ने भी फाइनल में जगह बना ली है, तो ऑल इंडियन फाइनल तो भारतीय शतरंज के लिए एक बड़ा दिन और भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, आपका ये जानकारी देने के लिए, बड़ी खबर है। और चलिए एक बार फिर 2 टूक में लौटते हैं और आज के विषय पर एक बार फिर मैं तहसीन पूनावाला, मैंने आपको जो है, मैंने दर्शकों को और आपको सबको जो मैंने फैक्ट पर फैक्ट दिखाया, एक भी BLA की लिखित शिकायत नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग, आपने कहा चुनाव आयोग जवाब नहीं देता ठीक से, चुनाव आयोग ने तो आज भी जवाब दिया। सवाल पूछा कि भाई ये जो 21 लाख नाम जो मृतक हैं, क्या इनको वोट देने दें, इनके नाम पर फर्जी वोट देने दें। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट करा उसको लेकर भी अभी जो मेरे पास जानकारी आई है, चुनाव आयोग ने उसका भी फैक्ट चेक कर दिया और ये क्या है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास 100% पुख्ता प्रमाण है कि कर्नाटक में जो है वोट की चोरी हुई है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि जो इलेक्टोरल रोल है कर्नाटक लोकसभा चुनाव का, उसके बारे में DM CEO कर्नाटक को एक भी लीगल जो है कंप्लेंट, कांग्रेस ने एक भी कंप्लेंट नहीं की है। दूसरी तरफ जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें 10 पिटीशंस आई थी, क्योंकि चुनाव में अगर गड़बड़ी होती है तो राजनीतिक पार्टियों नेताओं के पास करने का कि भाई इसको आप चैलेंज करिए, लेकिन 10 पिटीशन आई कर्नाटक में, उनमें से एक भी पिटीशन कांग्रेस की नहीं है। तो आप जमीन पर नहीं है, जमीन पर आप कुछ नहीं कहते, जमीन पर आप प्रमाण नहीं दिखाते, दिल्ली में पटना में हंगामा करते हैं। देखिए, मैं माननीय इलेक्शन कमीशन का आदर करता हूँ क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अफसोस होता है कि विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब वो आधा छुपा कर देते हैं, आधा सच देते हैं। वो अभी आपने देखा होगा हाल में एक कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ, उसके अंदर एक जिनका एक अफेयर चल रहा था वो पकड़े गए, एक CEO और HR कंपनी के, वो पकड़े गए, और किस तरह से वो CEO छुप रहा था। ठीक उसी तरह का कुछ रिश्ता लग रहा है भाजपा और इलेक्शन कमीशन का एक अफेयर। मुझे समझ में आ रहा है जो सिंपल सवाल है सिंपल जवाब क्यों नहीं देती। कर्नाटक में तो आप स्पॉटलाइट तो दिखाइए ना, आरोप देते हैं आप, आरोप देते हैं लेकिन स्पॉटलाइट नहीं दिखाते। स्पॉटलाइट में वो लोग पकड़े गए थे, आप भी स्पॉटलाइट का प्रमाण दीजिए। बिल्कुल
इलेक्शन कमीशन कहता है कर्नाटका में आपने कंप्लेन नहीं किया, बिल्कुल सही। कैसे करेगी कंप्लेन? क्योंकि जब वोटर रोल माननीय राहुल गांधी जी ने आपसे मांगा था, विपक्ष के नेता, जिसका जिक्र आपने भी किया कि 12 जून को नहीं किया, उन्होंने सार्वजनिक कहा कि मुझे वोटर रोल चाहिए, आप वो पेपर फॉर्मेट में लिखते जिसमें एनालिसिस नहीं हो सकता, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डिजिटल करते, जिसका आपने अभी जिक्र करके डिजिटल किया, उसके बाद ये बात पकड़ी गई है। तो ये पकड़े जाने के बाद प्रमाण नहीं आया अभी तो वो इलेक्शन कमीशन कह रहा, अब राहुल गांधी जी के पास है तो सार्वजनिक होगा, वो तो कह रहे हैं मैं सार्वजनिक करने को तैयार हूं, अब ये बात सार्वजनिक होगी। दूसरी चीज जहां तक बीएलए का सवाल है, बिहार में, मैं दोबारा से बिहार में आते फिर महाराष्ट्र में आते अपनी बात समाप्त करूंगा। कई ऐसे आरजेडी और कांग्रेस के बीएलए जो कह रही जो 21 लाख है, 20 लाख जो लोग गुजर गए, ये कौन से आधार पे इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, जो आपको भी डेटा दिया, इसमें से राधिका जी आपके शो पे 20,000 डेथ सर्टिफिकेट दिखा दें। तीसरी बात पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, बार बार इलेक्शन कमीशन कहता है। जब हम उनको पूछते कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुआ महाराष्ट्र में, और माननीय हाईकोर्ट कहता है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कह दो, भाजपा वो सीओ और वो उसकी गर्लफ्रेंड की तरह रेट्रोस्पेक्टिवली कानून चेंज कर देते ताकि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, और एक फर्जी पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में डालते, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे उसको डिसमिस करवाते। भाजपा के जितने भी स्पोक्स पर्सन से कहते देखिए कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, इलेक्शन कमीशन भी कहता है डिसमिस हो गया। भाई इस तरह का छुपा छुपी आप क्यों करें? स्पॉटलाइट गिर गया है कोर्ट प्ले के कॉन्सेप्ट की तरह। ओके, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि स्पॉटलाइट गिर गया है और उसमें बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहले तो तहसीन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, इलेक्शन कमीशन की नहीं। आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए, वो आपको डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। यू आर अ वेरी वेल नोन, और आप भारत के सिटीजन हैं, आप उन्हें चिट्ठी लिखिए, कोर्ट में अपील डालिए, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। आप ही की सरकार, आप तो कहते हैं कि आरटीआई आप लोग लेकर आए, इस्तेमाल करिए जो जो चीजें आप लोग लेकर आए। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि कर्नाटक की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं याद दिला दूं यहाँ पे तहसीन जी, कर्नाटक में आप लोगों की 8 सीटें बढ़ी लोकसभा में। पिछली बार से आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें कम हुई, तो फिर तो इन सारे के सारे 8 लोकसभा सीटें जो आप एक्स्ट्रा जीते हैं पिछली बार से, आप लोगों को उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और कह देना चाहिए राहुल गांधी को कि मेरे 8 के 8 कैंडिडेट फर्जी वोटों से जीत के आए हैं। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए। और जब आप लोग लोकतंत्र में मानते ही नहीं है, तो तुरंत तेलंगाना की सरकार गिराइए, हिमाचल की सरकार गिराइए, कर्नाटक की सरकार गिराइए, हर जगह वापस से करते, क्योंकि आपके हिसाब से तो हर जगह धांधली हो रही होगी। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू तो हो नहीं सकता। और रही बात की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बिल्कुल 10 साल के बाद पहली बार कांग्रेस के पास ये मौका आया है कि देश में किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है, उसका भी मखौल बनाए जा रहे हैं। जिस बात वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं, आप इस साल से वीडियोग्राफी मांग रहे हैं, जबकि पूरे देश को पता है नोटिफिकेशन 2024 में जारी हुआ था। हर अखबार, हर न्यूज चैनल, और हाँ, हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पे भी था, जो सोनिया गांधी जी का सबसे फेवरेट न्यूज़पेपर है, और वही राहुल जी पढ़ते हैं। उसमें भी ये स्टोरी आई थी कि किस तरीके से ये नोटिफिकेशन निकाला गया था कि वीडियोग्राफी अब नहीं दी जाएगी। तब तो आप लोग कुछ नहीं बोले। और रही बात की जवाब नहीं देते, अरे राहुल गांधी जी को लगातार इलेक्शन कमीशन बोलता है कांग्रेस पार्टी को आइए, पर आप लोग जाते नहीं। अरे शहजादे हैं, कहां जाएंगे? और सबसे जरूरी बात अशोक जी, सारी तकलीफ कहां है? देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है, मुझे नहीं पता तहसीन भाई चुनाव लड़े हैं कि नहीं, तो उनको नहीं पता होगा, कोई भी कैंडिडेट हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट मिलती है। आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाएं, पहले सीडी में मिलती थी, अब पेन ड्राइव पे मिल जाएगी, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। माय वोटर ऐप होता है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो अगर तकलीफ थी आप लोगों के बीएलओज ने, आप लोगों के कैडर ने, कैडरलेस पार्टी के कैडर ने, तब सवाल क्यों नहीं उठाए? जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, डब्बे सील हो रहे थे, तब क्यों नहीं उठाए? बूथ एजेंट क्या कर रहे थे? मैं एक और जानकारी जोड़ दूं। आज ही चुनाव आयोग ने बिहार में जो है एक ट्वीट करा है जिसमें तस्वीरें हैं, और उस तस्वीरों में साफ तौर पे, क्योंकि 1 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो जिनको आइडेंटिटी, जिनका पता नहीं चल रहा है, तो चुनाव आयोग ने उस तस्वीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को वो 1 लाख वोटर जो उनकी लिस्ट दी है, कहा है कि इनके बारे में आप लोग पता कर लीजिए कहां है, ये कैसे है, इनकी जानकारी नहीं मिल रही है, आप जानकारी जुटाइए। तो बूथ में आपका एजेंट बैठता है। नहीं, वो तो वोटिंग के, मैं कह रहा हूं कि आज जो 1 लाख नहीं मिल रहे हैं जिस चुनाव आयोग को, उसकी लिस्ट दी गई। आ रहा हूं अभी श्याम जी, और आपके 56,000 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने वोट बार बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि करोड़ों लोग ऐड कर दिए गए, कितने लोग ऐड करे गए हैं, कितने लाख, वो इलेक्शन कमीशन ने बतौर ऑफिशियली डेटा दिया। और दूसरी बात, तब कहां थे आपके एजेंट? क्योंकि वो लिस्ट भी आपको थमाई गई थी कि इलेक्टोरल रोल चेक कर लीजिए, तब आप सो रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर 1 लाख वोटर नहीं मिल रहे, 56,000 आपके बीएलए हैं,
तो 56,000 लोग क्या 1 लाख वोटर का पता नहीं लगा सकते अगर आपका वोट कट रहा है? श्याम जी आऊंगा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना मजबूरी है, ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास और प्रणय जी के पास आऊंगा, क्योंकि कुछ सवाल जरूर है जिनका जवाब आपको जरूर देना चाहिए इस ब्रेक के बाद। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। सर पीरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बोलता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं SIR पर बड़ा टकरार और तेजस्वी करेंगे क्या चुनाव बहिष्कार और राहुल गांधी क्यों चुनाव आयोग को धमकियां दे रहे हैं, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से डॉक्टर श्याम किशोर जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर श्याम किशोर जी, फिर से मैं कह रहा हूँ कि 21 लाख मतदाता जो हैं, जो वोटर लिस्ट में थे, वो मृत पाए गए। क्या इनको निकाल कर चुनाव आयोग ने कोई गलती की है? अगर ऐसा करा तो उसमें क्या गलत किया है? कहीं इनके नाम पर फर्जी वोट पड़ रहे थे? फिर उसके अलावा फिर से कह रहा हूं कि 1 लाख का पता नहीं मिल रहा। आपके तमाम BLA को लिस्ट दी गई है, आप लोग निकालिए, चुनाव आयोग को मदद कीजिए और गलत साबित कीजिए अगर कहीं गलत है तो। देखिए, इसमें अशोक जी बड़ा सीधा जवाब दे रहा हूँ। मुश्किल से 10-15 मिनट दीजिएगा और मैं अपना बात 10-15 मिनट तो सर टोटल प्रोग्राम का समय है। आई एम सॉरी, 10-15 सेकेंड। आई एम सॉरी। नहीं 30 सेकंड देता हूं, बोलिए। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो JDU MP गिरधारी यादव साहब के बांका से MP है जनता दल यूनाइटेड का, उनका बयान एक बार कोट कर देते तो बढ़िया होता। हम लोग बोलते हैं तो परेशानी का सबब है, और इस बात का बड़ा संतोष है कि 1 महीना से टीवी चैनल में आ रहे हैं हमारे जितने सम्मानित विरोधी दल के नेता हैं जनता दल यूनाइटेड से और भारतीय जनता पार्टी, उनको पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही, पार्टी ने कहा कि आपके पास तथ्यों का अभाव है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आप विपक्ष की गोदी में खेल रहे हैं। वो उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। सवाल नहीं, सवाल अरे मेरी बात सुनिए ना, एक MP की बात आप जरूर मान लेंगे क्योंकि वो आपके हक में बोल रहा है। पूरा चुनाव आयोग जो बोल रहा है, मैं तो आपसे कह रहा हूं फैक्ट्स पे बात कीजिए ना श्याम किशोर जी। मुझे बताइए, अगर ये 21,60,000, मुझे सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक सुझाव देता हूं सर, मैं आपको एक सुनिए ना श्याम किशोर जी, मैं आपको सुझाव देता हूं।
चुनाव आयोग ने कहा 21,60,000 मतदाता जो है उनके नाम थे, उनके नाम काट दिए गए, मृत हैं। अमित सिंह जी ने कहा वो कहां है? अरे आपके 56,000 बीएलए हैं, आप इन 21 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 250 लोग जिनको चुनाव आयोग मृत कह रहा है, ऐसे 250 लोगों को पकड़ के दिल्ली में परेड करा दीजिए, मैं आपको टीवी में दिखाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, देखो चुनाव आयोग को झूठा साबित कर दिया। वो सब आप नहीं करेंगे। बयान देने के लिए बयान बहादुर, एक और एक विपक्षी सांसद जो है, जो आपका विपक्षी है, उसकी आड़ में छुप कर अपना एजेंडा चला रहे हैं। बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैं बोलने दे रहा हूं, मुझे बताइए, मेरे चुनौती स्वीकार है। सिर्फ 200 लोग लाके दिखाइए कि गलत चुनाव आयोग गलत कर रहा है। सर 10 सेकंड बस, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा सिर्फ। तो एक बात तो आपको मैंने कहा, टीडीपी इन्हीं का साथी है। अब जो आपने बहिष्कार वाली बात को जो इसमें टेक ऑन लिया था, उसका मतलब है कि जब इस तरह से वोटबंदी होगी तो उसी सरकार को कंटिन्यू कर दीजिए, क्यों इतना इसमें पर काम करना। तो बुनियादी सवाल हम लोग उठा रहे थे, तो सभी कोनों से आवाज आ रही है। और वहां की जो मजलूम जनता के बारे में नई दिल्ली से बैठ के जब वहां मतलब कोसी का गांव का फैसला लेते हैं ना, तो वहां एक बार आप वहां जाके जो बीएलओ की जब ये हालत है, वो सब स्कूल टीचर, हमारे सम्मानित साथी स्कूल टीचर। श्याम जी आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे एक सवाल का, आप बोल रहे हैं, आपने कहा 30 सेकंड, मैंने आपको 30 सेकंड दिया, मैं आपको 1 मिनट, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। फिर से मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं ठोक के चुनौती दे रहा हूं, आपके पास ऐसे कई चीजें हैं, आप चुनाव आयोग को झूठा साबित कर दीजिए ना। जो लोग मृत हैं, जो लोग नहीं मिल रहे, जिनको चुनाव आयोग कह रहे हैं फर्जी वोट था, ऐसे लाइए और सुप्रीम कोर्ट में, आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं सर, लेकिन वो आप नहीं करेंगे क्योंकि एजेंडा चलाना है आपको, सिर्फ राजनीति, क्योंकि आपको चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को भड़काना है। प्रणय जी, क्या यह बांग्लादेशी मॉडल है? क्या ये बांग्लादेशी मॉडल है? चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का दो, सरकार के खिलाफ भड़का दो, एक अराजकता देश में फैल जाए। आज आप एक कार्यक्रम चला रहे हैं, आपने क्यों नहीं एक बार नाम जेडीयू एमपी का लिया, क्यों नहीं टीडीपी का लिया? किसका? के चौथे स्तंभ। नहीं, मैं क्यों लूं? आप लीजिए ना, मैं क्यों लूं? मुझे तो मालूम है सर, 1 मिनट श्याम कुमार जी, मुझे तो मालूम है कि उस सांसद को जेडीयू ने बाकायदा शो कॉज नोटिस दे दिया, तो मैं क्यों नाम लूं? आप लीजिए, क्योंकि आप उनकी आड़ में छुपना चाहते हैं। मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। आप एक जो है जेडीयू के सांसद के बयान की आड़ में छुपना चाहते हैं, तो आपको मुबारक, आप उनको अपनी पार्टी में भी शामिल कर लीजिए, बड़ी खुशी होगी आपको। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहा हूं। प्रणय जी। अशोक जी, मैं बहुत देर से बाकी सब वक्ताओं को सुन रहा हूं, मुझे अपनी बात ठीक रखने का अवसर दिया जाए। लोकतंत्र में जन भागीदारी होनी ही चाहिए, किसी भी वैध मतदाता को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी अवैध मतदाता को, जो सचमुच वहां मतदाता है, उनका अधिकार नहीं छीनने देना चाहिए। आपने बार बार कुछ आंकड़े दिए और उसे श्याम जी ने भी सुना कि 21,60,000 मृत हैं, 28 लाख ऐसे हैं जो प्रवासी हो गए हैं, 27 से 28 लाख, 7.5 लाख ऐसे हैं जो ने अभी पता नहीं है कि पंजीकृत नहीं है, क्या स्थिति है उनकी, और 1 लाख गायब हैं। आप अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 77 लाख मतदाता अवैध पाए गए हैं। ये कहां से आए? और अगर आप सीमांचल के 4 जिलों का देखें तो सीमांचल के 4 जिलों में अभी जो बिहार की स्थिति है उसमें 94% मतदाताओं के पास आधार है। एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको, किशनगंज में 68% मुस्लिम मतदाता है और आधार का जो सैचुरेशन है वो 126% है। कटिहार में 44% मुस्लिम मतदाता है, आधार का सैचुरेशन जो है वो 123% है। अररिया में, उसी के समीपवर्ती जिला है, वहां 43% मुस्लिम मतदाता हैं और 123% सैचुरेशन है। और वहीं पूर्णिया में 38% मुस्लिम मतदाता हैं और 121% सैचुरेशन है। आबादी तो से ज्यादा आधार कार्ड है, वो तो आबादी से ज्यादा। तो आप सोचें कि स्थिति क्या है। तो क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां बड़ी संख्या में, और मैं सीमांचल के इन जिलों में लगातार प्रवास करता रहा हूं, आप वहां बिल्कुल सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कौन बांग्लादेश के हैं, कौन पश्चिम बंगाल के हैं, कौन बिहार के हैं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम परगना में भी बहुत सारे लोग पकड़े गए जिनके पास बांग्लादेश का आधार कार्ड था। पिछले वर्ष बिहार में भी ऐसे लोग बड़ी संख्या में। एक बड़ा प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, क्यों
तेजस्वी यादव जी को लग रहा है या सभी विपक्षी पार्टियों को कि ये जो वोटर का नाम कट रहा है ये उनकी ही पार्टी को वोट देने वाले। एक और बात अशोक जी, बस अंतिम बात कहने दें। आपने जो 56,000 का फिगर दिया, अगर कुल फिगर जोड़े तो 1,56,000 है और 80,000 BLO चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं। और मैं यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं उसमें मैं शायद अकेला हूं जो बिहार से हूं, और मुझे फोन आया मेरे घर पर पहुंच करके कि आप मतदाता सूची में आपका नाम है, आप इस समय कहां हैं। वीडियो कॉल किया BLO ने। ये सब हो रहा है। हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन कब तक करते रहेंगे? यदि आप कर्नाटक में जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, कहीं और जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक कर रहा है, और आप हार जाते हैं तो चुनाव आयोग का अवमूल्यन करते हैं। ये ठीक नहीं है। दुनिया में एक वाक्य बोलो, दुनिया भर के देशों में भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा होती है। आप रहे अधिकतम दिनों तक सत्ता में, और जब आप सत्ता में थे तब चुनाव आयोग ठीक था, और आज जब कोई और दल सत्ता में है तो चुनाव आयोग गलत है। ये कौन सी मानसिकता है? ये डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन आपने जो है सीमांचल की बात की, मैं बता दूं एक डेटा और है, और वो डेटा ये कहता है किशनगंज में, ये भी जो है एक ऐसा इलाका है जो सीमावर्ती है, वहां 6 महीने में 6 लाख आवेदन किए गए हैं कि हम वहां के निवासी हैं, ये बताने के लिए कि हम वहां के नहीं, हमारे वोट 6 लाख 6 महीने के अंदर। सोचिए कहां से आए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं तहसीन जी और राधिका जी आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों को सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जल्दी से आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का सफल दौरा संपन्न करके मालदीव रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ऐतिहासिक, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मालदीव में भी प्रधानमंत्री वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हुए ब्रिटेन से। 2 दिन का यह दौरा था, और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई समझौते ब्रिटेन के साथ हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन से मालदीव के लिए रवाना हो गए। तो ब्रिटेन की यात्रा पूरी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद राजकीय उनकी यात्रा जो है मालदीव की होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा पूरी और इस यात्रा को संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अब 2 दिन के मालदीव दौरे पर जाएंगे। वहाँ वो राजकीय अतिथि हैं। वो मालदीव जहाँ पर कुछ समय पहले जिसके साथ संबंधों को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री को राजकीय अतिथि के तौर पर मालदीव ने निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन ब्रिटेन में रहे और ब्रिटेन में उनके जो है कई ऐतिहासिक समझौते ब्रिटेन के साथ हुए और इन समझौतों को करने के बाद अब मालदीव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए ब्रिटेन से। जल्दी से तहसीन जी बार बार आप कह रहे हैं कि भाई मैं फिर से आप कह रहा हूं जो मैंने आज 2 टूक में भी सवाल उठाया और बार बार हम कुछ प्रमाण तो दीजिए ना, कुछ प्रमाण तो दीजिए कि SIR में गड़बड़ हो रही है। कहीं तो चुनाव आयोग को झूठा साबित कीजिए। आपके पास वकील हैं, आपके पास आपके BLA हैं, आपके पास तमाम तंत्र है। कहीं तो साबित कीजिए कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। बिहार को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगले कोर्ट के डेट में साबित हो ही जाएगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बड़े विनम्रता से प्रणय जी को, क्या वर्तमान सरकार मुस्लिम आधार योजना चला रही थी इस हिमाचल में? क्योंकि यही आधार के खिलाफ जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, हालांकि मैं आधार के पूरे खिलाफ नहीं था, यही सरकार ने, यही तुषार मेहता जी ने ऑन एफिडेविट कहा कि आधार डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता। अब कह रहे कि ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा बन रहा है। और अगर यहाँ पर ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के बीच में, जैसे आपने बताया अशोक जी 6 लाख एनरोलमेंट, तो जब कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि 40 लाख महाराष्ट्र में बढ़े, तो ये तो कहते आप झूठ कह रहे। ये तो नहीं चलेगा कि आप करो तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। तो फिर इलेक्शन कमीशन का एक पैमाना क्यों नहीं है? यही सवाल है। और उसी आधार से वो वोटर आई कार्ड को जोड़ना चाहते थे, जो आधार फेक पाया जा रहा है और जो आधार को सुप्रीम कोर्ट में कहते कि बन ही नहीं सकता। सवाल ये है कि अब सवाल ये है कि जो वोटर ID कार्ड हो या आधार हो, उसको लेकर के जो भी चीजें थी वो सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि मुझे चुनाव जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्ध करना है, उससे क्यों एतराज है भाई? तो पहले के चुनाव फेक उस पे कर रहा है? नहीं, तो वो पहले के तो चुनाव वोटर आई कार्ड सही नहीं पहले थे, के सर आधार सही नहीं थे। तहसीन भाई, अगर आप पहले के चुनाव की बात करेंगे तो बिहार के पहले चुनाव का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या क्या होता है। उसकी वीडियो फुटेज है कि किस तरह से वहां पे चुनाव ठप्पे लगाकर चुनाव लूटे जाते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जीते चुनाव सर। उसके हाथ तो नहीं, तो फिर क्या किया 10 साल में? सर मैं आपको ये भी आधार कार्ड बना दिया। मैं आपको ये भी बता दूं सर, तहसीन भाई मैं आपको ये भी बता दूं, जब पहली बार 2005 की बात है ना, जब नीतीश कुमार जीते थे, नीतीश कुमार जब जीते उस वक्त बिहार में 43% वोट हुआ था। उससे पहले 60% से ज्यादा वोट होता था। और क्योंकि 2005 में फर्जी वोटिंग नहीं हुई, इसलिए नीतीश कुमार जीते और 20% वोटिंग कम हो गई, क्योंकि फर्जी वोटिंग थी। कौन? कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, आपने अच्छा किया ना। अब सर मैं बोल रहा हूं लालू यादव को चारा घोटाले में भी तो कांग्रेसी घसीट के ले गई। राधिका जी रिस्पॉन्ड करिए। कांग्रेस ही घसीट के ले गई थी। तहसीन जी, पहले आप लोग ना ये तय कर लीजिए कि महाराष्ट्र में कितने वोट बढ़े हैं। कभी राहुल गांधी कहते 1 करोड़, कभी कहते 90 लाख, कभी कहते 70 लाख। अब इलेक्शन कमीशन ऑन रिकॉर्ड बता चुकी है कि 40.8 लाख नए वोटर्स बने हैं। और ये भी ऑन रिकॉर्ड बता चुकी है, जब नए एडिशन हो रहे थे तो कांग्रेस के जो एजेंट्स थे वो वहां मौजूद थे और उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो पहले ये लोग आपस में, आप लोग बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता से बात क्यों नहीं करते हैं? और रही बात तेजस्वी यादव की, तो जल्दी से, पिताजी पहले भी चारा चोरी के चक्कर में चुनाव नहीं लड़ पाए। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम में बहिष्कार तो तेजस्वी यादव का होने वाला है। जब कल्प्रिट सामने आएंगे फिर लालू परिवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो सारा दर्द उस बात का है। चलिए ओके, चलिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चुनाव बहिष्कार हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि SIR की जो प्रक्रिया वो बड़े सही से चल रही है और बड़े टाइमली चल रही है। अगर आप उसको चैलेंज करना है, फिर से कह रहा हूं कि आप जमीन से कुछ फैक्ट्स लेकर आइए, सिर्फ आरोप लगा के भाग मत जाइए। बहरहाल आज इतना ही। 2 टूक में आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।